अध्याय 11 1917 की रूसी क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के बाद 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति विश्व के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांस की राजक्रांति ने संसार को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था, जबकि मानव जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के संबंध में समानता का सिद्धांत रूसी क्रांति ने प्रयुक्त किया था। दोनों क्रांतियों के अत्यधिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि फ्रांस की राजक्रांति को उस समय विश्व की शांति के लिए खतरा समझा गया था, किंतु बाद में अधिकांश यूरोप ने इसके महत्व को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के महत्व का मूल कारण ये है कि इसके परिणाम स्वरूप रूस की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संसार की कोई भी क्रांति अचानक घटित नहीं होती, अपितु कारणों का मसविदा धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है और तदंतर उसमें विस्फोट हो जाता है। सन 1917 की रूसी क्रांति के प्रस्फुटन को भी निम्नलिखित कारणों के द्वारा समझा जा सकता है। क्रांति के कारण। एक तंत्रात्मक व्यवस्था। रूस का जार निरंकुश शासक था। राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थीं। अपने दरबार के कुछ गिने चुने व्यक्तियों की सहायता से वो जनता पर शासन करता था। निरंकुश और स्वेच्छाचारी जार सम्राट की दृष्टि में ड्यूमा का कोई महत्व नहीं था। रूसी ड्यूमा केवल नाम मात्र की संसद थी, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। ड्यूमा का एकमात्र दायित्व महत्वपूर्ण विषयों पर सम्राट को सलाह देना मात्र था। सम्राट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। राज्य की समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थीं। जार स्थल सेना का सर्वोच्च सेनापति और जल सेना का प्रधान था। जार निकोलस द्वितीय ने संपूर्ण रूस के एक राट की उपाधि धारण की थी। संपूर्ण देश की जनता उसे राष्ट्र का पिता कहती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में एक तंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु उसमें अनेकानेक दोष थे। रूस की प्रशासनिक व्यवस्था भी अत्यंत दूषित थी, जिसके कारण जनसाधारण में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया था और उन्होंने देश के निरंकुश और स्वेच्छाचारी ढांचे में परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया था। पृष्ठ 135। सामाजिक असंतोष। 1917 की रूसी क्रांति के विस्फोट के समय रूस की सामाजिक स्थिति ठीक उसी प्रकार थी जैसे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के विस्फोट के समय फ्रांस की थी। रूसी समाज भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। नंबर 1, विशेषाधिकार युक्त वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते थे जो अत्यंत धनवान थे और जो सम्राट की निरंकुशता और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कट्टर समर्थक थे। इनका राज्य के समस्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अधिकार था और राज्य की समस्त भूमि पर भी इनका कब्जा था। नंबर 2, विशेषाधिकारहीन वर्ग। इस वर्ग में श्रमिक व किसान लोग आते थे। वे आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर थे और अत्यंत दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्हें धनी लोगों के अत्याचारों व शोषण का शिकार बनना पड़ता था। यद्यपि रूस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी निर्धन व्यक्तियों की सामाजिक दशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया था। इस प्रकार रूस का सामाजिक ढांचा पूरी तरह से सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का शिकार बना हुआ था। इसके कारण जनसाधारण में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया था। निर्धन लोग क्रांति के माध्यम से देश के सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, परंतु इस कार्य में उन्हें रूस के धनी वर्ग की सहानुभूति प्राप्त नहीं थी। जार सम्राट की अयोग्यता। इस समय जार निकोलस द्वितीय रूस में शासन करता था। वो एक आदर्श चरित्र व अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपनी प्रजा और सेवकों के प्रति अत्यंत दयालु था, परंतु फिर भी वो एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। उसकी पत्नी सम्राज्ञी एलिकस भी एक निरंकुश प्रवृत्ति की महिला थी। कालांतर में दोनों पर रासपुटिन नामक एक रहस्यवादी साधु का अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो गया था, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति था। उसके कारण राज्य में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में वृद्धि हो गई। परिणामतः रूसी जनता शाही परिवार से असंतुष्ट हो गई और वो देश की वर्तमान शासन पद्धति में परिवर्तन करना चाहती थी। यदि जार निकोलस द्वितीय ने असंतोष व अराजकता को दूर करने के कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए होते तो 1917 की रूसी क्रांति को टाला जा सकता था। औद्योगिक क्रांति। रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति के विस्फोट में औद्योगिक क्रांति ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप रूस के लगभग सभी बड़े नगरों में बड़े पैमाने पर उद्योगों एवं कल कारखानों की स्थापना हुई थी। उत्पादन के कार्य में धन, समय और श्रम को बचाने के लिए अनेक नवीन मशीनों को स्थापित किया गया था।
जिसके कारण एक ओर तो देश के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आर्थिक व औद्योगिक प्रगति हुई तथा दूसरी ओर मजदूरों के सामने अनेकानेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। मशीनों की स्थापना के कारण बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। अब उन्हें अत्यंत कष्टदायक स्थिति में अधिक समय कम वेतन पर कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों ने अपनी ट्रेड यूनियन की स्थापना की तथा अपनी समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया। इसी बीच वे कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी विचारधारा के भी संपर्क में आए। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के समस्त कल कारखानों पर श्रमिकों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इस विचारधारा के प्रचलन के कारण मजदूरों ने रूस के औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का निश्चय किया। पृष्ठ 136 बौद्धिक क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजक्रांति की भांति 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति पर भी बौद्धिक वर्ग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ के समय मित्र राष्ट्रों ने ये घोषित किया था कि वे राष्ट्रवाद एवं प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि नवीन राज्यों की राष्ट्रीयता तथा लोगों की स्वतंत्रता की स्थापना केवल प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है। उन्होंने ये भी घोषित किया कि जर्मनी तथा अन्य केंद्रीय शक्तियां इन सिद्धांतों को नष्ट नहीं करना चाहती। अतः ये प्रत्येक देश जिसका प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद में विश्वास है का कर्तव्य है कि वे जर्मनी तथा अन्य विरोधी देशों का पूरी तरह सामर्थ्य से विरोध करें। प्रथम महायुद्ध में रूसी सेना को केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। अतः रूसी सैनिकों के लिए यह अत्यंत स्वाभाविक था कि वे उन सिद्धांतों को सदैव अपने मस्तिष्क में रखें जिनके लिए वे संघर्ष कर रहे थे। परिणामतः वे जार की निरंकुश शासन व्यवस्था से घृणा करने लगे थे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक विचारों ने रूस के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला था। यद्यपि रूस के जार ने इन प्रगतिशील विचारों को अपने देश में प्रवेश न करने देने के लिए अनेक प्रयास किए थे, परंतु उसे अपने उद्देश्य में किंचित भी सफलता नहीं मिली। पश्चिमी साहित्य को रूसी भाषा में अनुवादित किया गया और जब रूस के शिक्षित युवा वर्ग ने उस साहित्य का अध्ययन किया, उन्होंने कभी इस बात को अनुभव नहीं किया कि उनका मुख्य दायित्व ईमानदारी से देश की सेवा करना है। भ्रष्ट नौकरशाही केवल जार के लिए कार्य करती थी और जनता की समस्याओं की ओर कभी ध्यान नहीं देती थी। वास्तविकता ये थी कि जार के अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रशासनिक क्षमता का अभाव था। उनकी अयोग्यता के कारण रूस में भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, जिसके कारण रूसी जनता में अत्यधिक असंतोष व निराशा व्याप्त थी। रूसी जनता ने इस असंतोषपूर्ण स्थिति से विचलित हुए बिना ये दृढ़ निश्चय किया कि वे वर्तमान शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रूसी सेना की अयोग्यता। रूसी नौकरशाही की भांति रूसी सेना में भी योग्यता का अभाव था। वो पहले ही क्रीमिया के युद्ध व रूस जापान युद्ध में बुरी तरह पराजित हो चुकी थी। इससे देश के सम्मान को धक्का लगा था। पृष्ठ 137। रूसी सेना को प्रथम विश्व युद्ध में भी अत्यधिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी जार सम्राटों ने अपने सैनिकों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने की कोई चिंता नहीं की थी। युद्ध के मैदान में अनेक रूसी सैनिक युद्ध सामग्री के अभाव व भूख के कारण मर गए। युद्ध के लिए एकत्रित धनराशि का सरकार एवं भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा था। रूस के उच्च पदाधिकारी हर संभव तरीके से जार को प्रसन्न बनाए रखना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के प्रति चिंतित नहीं था। जब युद्ध अनिश्चित काल तक आगे बढ़ने लगा और 2 वर्षों के बाद भी रूस को अपनी विजय के कोई आसार दिखाई नहीं दिए, तब रूसी नौकरशाही व सेना दोनों को निराशा व्याप्त होने लगी और उनका नैतिक साहस गिर गया। साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि रूसी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना का सामना कर सके। इससे रूस की जनता में अत्यधिक असंतोष व निराशा फैल गई, जिसने क्रांति के विस्फोट को अनिवार्य बना दिया। जार की रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक छोटी छोटी जातियां निवास करती थी। जार सम्राट निकोलस द्वितीय अपनी निरंकुशता के कारण उन सबका रूसीकरण करना चाहता था। अतः ये जार की विरोधी हो गई थी और जब जार ने निरंकुशता के विरुद्ध क्रांति का उद्घोषण किया, तब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इन्होंने भी क्रांति में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। क्रांति का विस्फोट। उपयुक्त कारणों से प्रेरित होकर रूसी जनता के विचारों में तीव्रगामी परिवर्तन हुआ और उन्होंने निरंकुश व्यवस्था, भ्रष्ट नौकरशाही और सामाजिक असमानता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। क्रांति के विस्फोट का तत्कालिक कारण नित्य प्रयोग की वस्तुओं, अनाज, कपड़ा, लकड़ी आदि का अभाव था।
वस्तुतः इन वस्तुओं की आपूर्ति कम होने के कारण उनके मूल्य में तीव्र गति की वृद्धि हुई। निर्धन व्यक्तियों के पास 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं थी। वस्तुतः उनके पास न खाने के लिए भोजन था, न पहनने के लिए कपड़े थे और न ही निवास के लिए घर था। परंतु उनका ये भी विश्वास था कि देश में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, अपितु मालदार लालची लोगों के अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की आशा से समस्त वस्तुओं को गुप्त रीति से भंडार गृहों में रख लिया गया है। जार सम्राट निकोलस देश की इस अराजकतापूर्ण स्थिति के संबंध में उदासीन था। उसने बाजार में आवश्यक वस्तुओं के अभाव को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए जनता जार सम्राट को अपनी कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी मानती थी। अंततः जनता ने क्रांति के मार्ग का अवलंबन किया। 28 मार्च 1917 को प्रोटोग्राड में लगभग 1 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल घोषित कर दी। उन्होंने निरंकुश जार व भ्रष्ट नौकरशाही के विरुद्ध नारेबाजी की। भूखे मजदूरों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर लूटमार प्रारंभ कर दी। उन्होंने रोटी की मांग करते हुए सड़कों पर नारे लगाए और दुकानों से रोटियां लूटनी शुरू कर दी। जार ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने जार के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। 10 मार्च को एक महत्वपूर्ण संपूर्ण हड़ताल की देश भर में घोषणा कर दी गई और 11 मार्च को जार ने क्रोधित होकर ड्यूमा को भंग कर दिया, जिससे ड्यूमा ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने सम्राट के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और इसी प्रकार 1917 ईस्वी में रूस में एक सफल क्रांति का सूत्रपात हुआ। पृष्ठ 138। क्रांतिकारियों ने शासन संचालन हेतु एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए, किंतु उन्हें जार के कुछ समर्थक सैनिक पदाधिकारियों से भयंकर युद्ध करना पड़ा, जिसमें अंततः वो 14 मार्च को सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने उसी दिन अस्थायी सरकार की स्थापना करके जार को इस परिवर्तन की सूचना दे दी। उन्होंने ये भी मांग की कि जार सिंहासन को त्याग दे। उसके मुकाबले में अपने आप को अशक्त अनुभव करते हुए 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय ने क्रांतिकारियों के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इस प्रकार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ, जो रोमनोव वंश का अंतिम शासक था, जिसने 300 वर्ष से भी अधिक समय तक रूस में शासन किया था। अस्थायी सरकार के कार्य। रूसी क्रांति के विस्फोट में श्रमिकों, किसानों एवं जनसाधारण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किंतु क्रांति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व मध्यम वर्ग के हाथ में आया। रूस की नवीन अस्थायी सरकार एक गुटबंदी थी, जिसमें रूस की 3 पार्टियों का प्रतिनिधित्व था। प्रिंस लवाव सरकार का प्रधान था, जो व्यापारियों व जमींदारों का प्रतिनिधि था, जो अत्यंत उदार थे। पॉल मिल्क्यूकाव संवैधानिक प्रजातंत्रात्मक दल का प्रतिनिधि था और विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत था। महान क्रांतिकारी केरेंस्की समाजवादी दल का नेता था। वो न्याय मंत्री के पद पर आसीन था। युद्ध मंत्री का पद गुचकाव को दे दिया गया था। ये नवीन मंत्रिमंडल संवैधानिक शासन पद्धति में विश्वास करता था, अतः शक्ति ग्रहण करने के बाद उसने तुरंत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार किए। नंबर 1, अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दे दिया गया। अब व्यक्ति अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघों का गठन कर सकता था। धर्म एवं प्रकाशन की भी सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नंबर 2, देश के लिए एक नवीन संविधान के निर्माण हेतु एक नवीन संवैधानिक सभा के निर्माण की भी घोषणा की गई थी। नंबर 3, यहूदियों के नागरिक, राजनीतिक एवं सैनिक अधिकार उन्हें पुनः प्रदान किए गए थे। जार सम्राट द्वारा यहूदियों के विरोध में बनाए गए सभी नियमों को स्थगित कर दिया गया था। नंबर 4, सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया गया था और वे व्यक्ति जिन्हें जार ने साइबेरिया के प्रदेश में बहिष्कृत कर दिया था, उन्हें अपने घरों को वापस लौटाने की आज्ञा प्रदान की गई। नंबर 5, पूर्ण जानकारी प्राप्त किए बिना किसी को बंदी बनाने का अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया था। नंबर 6, वयस्क मतदान प्रणाली की घोषणा की गई। नंबर 7, फिनलैंड के संवैधानिक अधिकारों को पुनः उसे दिलाए जाने की घोषणा की गई। नंबर 8, पोलैंड के लोगों को शीघ्र ही स्वायत्तता का अधिकार दिए जाने का आश्वासन दिया गया। पृष्ठ 139। नंबर 9, संपूर्ण रूस की जनता को आश्वासन दिलाया गया कि शीघ्र ही देश के लिए एक नवीन संविधान की रचना की जाएगी। इस प्रकार रूस की अस्थायी सरकार ने वहां की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा में सुधार करने का हर संभव प्रयास किया। हेजेन ने इस संदर्भ में लिखा है, नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल ने फिनलैंड को पुनः उसका संविधान देने का वचन दिया। पोलैंड को स्वायत्तता व एकता का आश्वासन दिया गया। यहूदियों को समान नागरिक, राजनीतिक व सैनिक अधिकार अर्पित किए गए।
इस सामान्य लाभ की घोषणा के कारण बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी साइबेरिया से वापस ले आए, जिसका अत्यधिक उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जनता अत्यंत आशावादी और उत्तेजित प्रतीत होती थी। अस्थायी सरकार की मुख्य कठिनाइयां। अस्थायी सरकार की स्थापना अत्यंत उत्साह के साथ की गई थी। ये एक उदार सरकार थी जिसने अनेकानेक सुधारों को लागू किया, जिनका मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक महत्व था। फिर भी नवीन सरकार टिकाऊ सिद्ध नहीं हुई। वस्तुतः ये सरकार विभिन्न दलों का गठबंधन मात्र थी, जो आदर्शों और सिद्धांतों में एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थी। अस्थायी सरकार को अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, सरकार युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थी, किंतु रूस को कई मोर्चों पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था। सैनिक अत्यंत निराश हो चुके थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से युद्ध न करने की घोषणा कर दी थी और बहुत से सैनिक लड़ाई के मोर्चे से भाग खड़े हुए थे। इन परिस्थितियों में अस्थायी सरकार द्वारा युद्ध को जारी रखना असंभव कार्य था। नंबर 2, दूसरी उलझी हुई समस्या समाजवादियों का कट्टर विरोध था, जिसका सरकार को सामना करना पड़ा। रूस का श्रमिक वर्ग पूरी तरह से सामाजिक सिद्धांतों से संचालित होता था। यद्यपि मजदूरों और उनके नेताओं ने अस्थायी सरकार को कार्य करने की आज्ञा दी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी उसे अपना पूर्ण समर्थन और सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं किया था। अपितु उन्होंने अपने सोवियत और सिपाहियों का गठन कर लिया था। सेना के सैनिकों ने भी सोवियत की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। ग्रामीण स्तर पर सोवियत की शाखाएं खुल गई थी। उदार सरकार और सोवियत के मध्य राजनीतिक विचारधारा के संबंध में अनेक मतांतर थे। सरकार अपनी उदार नीति के द्वारा प्रशासन को संचालित करना चाहती थी, जबकि ये सोवियत पुरातन व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। नंबर 3, देश के मजदूरों, श्रमिकों और सरकार के बीच अनेक मतांतर थे। सरकार ने घोषित किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और सरकार प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति की व्यक्तिगत गारंटी लेगी। दूसरी ओर किसान और मजदूर ये मांग कर रहे थे कि जमींदारों की भूमि को जब्त किया जाए और उसे किसानों के बीच बांट दिया जाए। सरकार को इसके बदले में जमींदारी की कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पूंजीपतियों के कारखानों में अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए और कारखानों का राष्ट्रीयकरण करते समय पूंजीपतियों की कोई क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, उपयुक्त मतांतरों के कारण समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में मजदूरों का राजनीतिक रंगमंच पर आगमन हुआ। उन्होंने सरकार पर प्रभाव डालने के लिए आक्रमणात्मक और आतंकवादी तरीके का अवलंबन किया, जिससे देश में अत्यंत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई और सरकार के लिए सफलतापूर्वक कार्य करना असंभव हो गया। पृष्ठ 140। केरेंस्की सरकार। उदार सरकार समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हुई, इसलिए शक्ति उनके हाथ से निकलकर समाजवादी दल के हाथ में जा पहुंची। समाजवादी क्रांतिकारी नेता केरेंस्की, जो पहले रूस का युद्ध मंत्री था, मेंशेविक दल के हाथ में शक्ति आने के बाद प्रधानमंत्री बना। वो अनावश्यक रक्तपात से घृणा करता था और समाजवाद की स्थापना के लिए संवैधानिक पद्धति को अपनाने के पक्ष में था। वो युद्ध को जारी रखना चाहता था, किंतु साथ ही वो उसे शीघ्रातिशीघ्र सम्माननीय तरीके से बंद भी करना चाहता था। उसने सैनिकों में नया उत्साह और साहस उत्पन्न करने के प्रयास किए, किंतु सैनिक इतने अधिक हतोत्साहित हो गए थे कि केरेंस्की के प्रयासों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बोल्शेविक दल के प्रचार से अत्यधिक प्रभावित थे और इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर जर्मन सेनाएं तेजी से रूस की ओर बढ़ चली थीं। उन्होंने 2 सितंबर 1917 को रीगा के महत्वपूर्ण नगर पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रोटोग्राड को भी खतरा उत्पन्न हो गया। इससे केरेंस्की की सरकार अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। केरेंस्की चाहता था कि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में रूस की सेना को सम्मानीय स्थान प्राप्त हो, किंतु वो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। रूसी सेना की कई मोर्चों पर निरंतर पराजय के कारण जनसाधारण में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरी ओर लेनिन व ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने निरंतर केरेंस्की की सरकार के विरोध में प्रचार किया। चूंकि बोल्शेविक दल को किसानों और मजदूरों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, इसलिए इस दल के लोगों ने केरेंस्की की सरकार की खुलकर आलोचना की और बोल्शेविक दल की सत्ता को हस्तगत करने के लिए षड्यंत्र रचा। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल के स्वयंसेवकों ने पेट्रोग्राड के सरकारी कार्यालय और रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की ने किसी अज्ञात स्थान पर भागकर जान बचाई। उसके अनेक साथियों व मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। सेना के मुख्यालय पर भी बोल्शेविकों ने अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार खून की एक बूंद बहाए बिना बोल्शेविक दल ने रूस की सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस संदर्भ में
केटिलबी ने लिखा है, युद्ध एवं क्रांति को एक साथ चलाने के व्यर्थ प्रयास के उपरांत केरेंस्की की उदार सरकार ने नवंबर 1917 में बोल्शेविक दल के लेनिन व ट्रोट्स्की के नेतृत्व में उखाड़ फेंका। ये दल यद्यपि अल्प संख्या में था, किंतु फ्रांस के जैकोबिन दल की तरह संगठित था। बोल्शेविक दल की सरकार में लेनिन को प्रधानमंत्री का तथा ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री का पद प्राप्त हुआ। 1917 ईस्वी की मार्च की क्रांति ने जार की निरंकुशता को उखाड़ फेंका तथा मध्यम श्रेणी को प्रशासन की बागडोर प्रदान की थी, किंतु नवंबर 1917 की रूस की क्रांति ने वास्तव में एक ऐसी सरकार की स्थापना की जिसे मजदूरों का वास्तविक सहयोग और समर्थन प्राप्त था। पृष्ठ 141। लेनिन एवं बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल का नेता व्लादिमीर उलियानोव था, जो निकोलाई लेनिन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। उसने 17 वर्ष की अवस्था में कजागा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश प्राप्त किया। वो क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था। 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग गया और साम्यवादी दल का नेता बन गया। उसने भावी क्रांति के लिए मजदूरों को संगठित किया। 1895 में उसको बंदी बनाकर जेल में भेज दिया गया, क्योंकि रूस की सरकार उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत चिंतित थी। कालांतर में उसे साइबेरिया के लिए निर्वासित भी किया गया था। 1900 ईस्वी में मुक्त होने पर वो पुनः रूस वापस आ गया था। अपने विचारों के प्रचार के लिए उसने पुनः मजदूरों को संगठित किया। उसने एक अखबार के प्रकाशन के संबंध में भी सोचा, किंतु उसे अपने उद्देश्य में सरकार के विरोधी दृष्टिकोण के कारण सफलता नहीं मिली। अतः वह स्विट्जरलैंड चला गया और यहाँ उसने इश्ट्रका नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र में उसने कुछ क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किए, जिससे जनसाधारण की मानसिक स्थिति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जब रूस की जनता ने इन विचारों को पढ़ा, तब उन्होंने रूस की वर्तमान एकतंत्रात्मक एवं निरंकुश सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का निश्चय किया। जिस समय रूस की जनता ने 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात किया था, लेनिन स्विट्जरलैंड में था। जैसे ही उसे इस क्रांति की सूचना प्राप्त हुई, वो जर्मनी की सहायता से रूस जा पहुंचा। इस समय तक क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल पूंजीवाद को समाप्त करने के स्थान पर एक तंत्रात्मक व्यवस्था और निरंकुश शासन पद्धति को समाप्त करना था। परंतु लेनिन के उत्थान के बाद रूस की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में दूरगामी परिवर्तन आया। इसी समय बोल्शेविक दल के दूसरे नेता ट्रोट्स्की भी रूस वापस आ गया। उसने लेनिन को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन प्रदान किया। दोनों ने दल को ही नवजीवन प्रदान नहीं किया, अपितु सुषुप्त रूसीवादियों में भी प्राण फूके। इन्होंने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों का मजदूरों, किसानों और सैनिकों में प्रचार किया और उनका नवीन रूप से गठन किया। लेनिन के विचार। लेनिन का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावोत्पादक था। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में उसकी विचारधारा अत्यंत स्पष्ट थी। उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि बोल्शेविक दल की न तो संसदनात्मक जनतंत्र में आस्था है और न ही मध्यम वर्ग की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में उसका विश्वास है। उसने अपने देश के लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि उसका दल केवल सोवियत सरकार में विश्वास करता था, जिसका प्रतिनिधित्व किसानों, मजदूरों और सैनिकों के द्वारा किया जाएगा। सन 1917 की क्रांति के प्रारंभिक स्वरूप से लेनिन संतुष्ट नहीं था। यद्यपि जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दे दिया था और रूस में प्रजातंत्रात्मक सरकार की स्थापना हो गई थी, फिर भी लेनिन के अनुसार ये मध्यम वर्ग की क्रांति मात्र था। देश के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पहले के ही समान थी। केवल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सामंतों के स्थान पर मध्यम वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया था। पृष्ठ 142। लेनिन के अनुसार ये एक अपूर्ण क्रांति थी। वो देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर था, जिसके अंतर्गत न कोई जमींदार होगा और न ही कोई पूंजीपति। यही बोल्शेविक दल का मूल सिद्धांत था। उसने किसानों, मजदूरों, सैनिकों, निर्धनों और शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को संगठित किया तथा बोल्शेविक दल की स्थापना की, जिसने नवंबर 1917 की क्रांति के बाद मेंशेविक दल के हाथों से शक्ति को ग्रहण करके बोल्शेविक दल के महत्व को बढ़ाया। इस सरकार में लेनिन को प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। लेनिन की सरकार के उद्देश्य। बोल्शेविक दल के हाथ में सत्ता आने के बाद अनेकानेक जटिल समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय केंद्रीय शक्तियों के द्वारा रूसी सेना को विभिन्न स्थानों पर पराजित किया जा रहा था। देश की आंतरिक दशा भी
असंतोषजनक थी। लेनिन ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि उसका उद्देश्य सही अर्थों में जनता की सरकार की स्थापना करना था। जब क्रांति के बाद उसके दल को सफलता प्राप्त हुई और वो 1917 ईस्वी में रूस का प्रधानमंत्री बन गया, तब उसने अपनी सरकार के निम्नलिखित मूल उद्देश्य घोषित किए। नंबर 1, किसानों को भूमि दी जाए। नंबर 2, भूखों को भोजन दिया जाए। नंबर 3, सोवियतों को शक्ति प्रदान की जाए। नंबर 4, जर्मनी से शांति संबंध स्थापित किए जाएं। नंबर 5, संवैधानिक कन्वेंशन के लिए चुनाव कराए जाएं। उपर्युक्त उद्देश्यों का समर्थन करते हुए हेजन ने लिखा है, नवीन सरकार ने तुरंत अपनी नीति घोषित की, जिसके अंतर्गत शीघ्र शांति स्थापित करना, भूमि संपत्ति को जब्त करना, सोवियतों अथवा कार्यरत व्यक्तियों की सर्वोच्चता को स्वीकार करना और सैनिकों की सभाएं तथा संवैधानिक कन्वेंशन के चुनाव की बात कही गई थी। लेनिन की सरकार की मुख्य उपलब्धियां। सफल क्रांति के बाद लेनिन व ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने राजकार्य को संचालित करने का कार्य प्रारंभ किया। कार्य अत्यंत कठिन था। रूस की जनसंख्या की दृष्टि से वे अल्पसंख्यक थे। उन्हें एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन करना था और साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर रूस की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना था। लेनिन व ट्रोट्स्की के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस संदर्भ में लेनिन की उपलब्धियां इस प्रकार से रहीं। नंबर 1, जर्मनी से शांति संबंध। लेनिन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला कार्य देश में बाह्य शांति स्थापित करना था। साथ ही बोल्शेविकों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान दें। अतः इन सभी बातों को दृष्टिगत करते हुए उसने सर्वप्रथम जर्मनी के साथ शांति वार्ता प्रारंभ की। इस कार्य का दायित्व मुख्य रूप से विदेश मंत्री ट्रोट्स्की को सौंप दिया गया। 15 दिसंबर 1917 को ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी के साथ युद्ध विराम हो गया और 3 माह के बाद 3 मार्च 1918 को रूस व जर्मनी के बीच एक संधि संपन्न हुई, जो यूरोप के इतिहास में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के नाम से जानी जाती है। पृष्ठ 143। इस संधि की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए गए। नंबर 1, रूस ने जर्मनी को विशाल धनराशि अर्थात लगभग 3 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वायदा किया। नंबर 2, रूस ने जर्मनी को ये वचन दिया कि वो मध्य यूरोप में साम्यवाद का प्रचार नहीं करेगा। नंबर 3, जर्मनी को एस्टोनिया और लिवोनिया के प्रदेश प्राप्त हुए। नंबर 4, अर्धहान, कार्स तथा बातून पर तुर्क के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। नंबर 5, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड तथा यूक्रेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। नंबर 6, बासिरेबिया का प्रदेश रोमानिया को प्रदान किया गया। इस संधि के अनुसार रूस को अपने साम्राज्य का एक बहुत बड़े भाग का समर्पण करना पड़ा। उसे 65 मिलियन जनसंख्या, 47% उत्पादन करने वाले कारखाने, 75% कोयले तथा 73% लोहे से भी हाथ धोना पड़ा। लगभग समस्त इतिहासकारों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की धाराओं की कटु आलोचना की है। उनकी मान्यता है कि रूस के इतिहास में ये सर्वाधिक अपमानजनक संधि थी। इस संधि के द्वारा रूस को पुनः 17वीं शताब्दी की स्थिति में कर दिया गया था। इस संदर्भ में इतिहासकार हेजन ने लिखा है, कभी भी आधुनिक समय में किसी महाशक्ति ने कलम के एक प्रहार से इतने बड़े भाग का समर्पण नहीं किया। वस्तुतः लेनिन और उसके अनुयायी जर्मनी अथवा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। वे अपने देश के पूंजीपतियों और जमींदारों से संघर्ष करना चाहते थे, जो निरंतर निर्धनों और पद दलितों का शोषण करते रहते थे। वे कभी न तो राष्ट्रीय हितों की चिंता करते थे और न ही रूस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की उन्हें चिंता थी। इसलिए बोल्शेविकों ने अपने रूस में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उद्देश्य की ओर ही अधिक ध्यान दिया तथा अन्य कार्यों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। रूस का पुनर्निर्माण। लेनिन ने भूमिहीनों को भूमि देने का वचन दिया, भूखों को भोजन तथा कारखानों में मजदूरों को उचित अधिकार दिलवाने का आश्वासन दिया। जब वो जर्मनी के साथ शांति संधि करने में सफल रहा, तब उसने अपने उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया, जिनके संबंध में उसने सत्ता ग्रहण करने से पूर्व अपने देशवासियों को आश्वासन दिया। इसके लिए उसने निम्नलिखित तरीकों को अपनाया। नंबर 1, जमींदारी की भूमि को बिना उन्हें मुआवजा दिए जब्त कर लिया गया और जब्त की हुई भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा उसे किराएदारों व किसानों को दे दिया गया। ये रूस की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। पृष्ठ 144। बोल्शेविक सरकार के इस निर्णय से गरीब किसानों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वे लेनिन के प्रबल समर्थक बन गए। नंबर 2,
व्यक्तिगत स्वामित्व में चलाए जा रहे कारखानों पर लेनिन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उनके पूर्व स्वामियों को इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। इन कारखानों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। कार्यशील व्यक्तियों की एक प्रबंध समिति बनाई गई और इसको मिलों तथा कारखानों के प्रबंध का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार श्रम को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया। साथ ही सभी नागरिकों के लिए श्रम करना अनिवार्य घोषित किया गया। लेकिन कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से किसी कारखाने या व्यापार में काम नहीं करेगा। इस प्रकार मजदूर लेनिन की नीति से संतुष्ट हो गए और उन्होंने सरकार को अपना पूर्ण समर्थन व सहयोग देना आरंभ कर दिया। नंबर 3, लेनिन ने राज्य के अधिकारों की भी घोषणा की जो पूरी तरह राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थे। इस घोषणा के अंतर्गत रूस के अधिकार में भी सभी राज्य जैसे लिथुआनिया और फिनलैंड वगैरह को स्वायत्तता का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 4, आगामी क्रांतिकारी कदम रूस के रूढ़िवादी ग्रीक चर्च के संबंध में उठाया गया। इसने रूस की जनता पर अत्यधिक बुरा प्रभाव डाला। लेनिन ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जिससे ग्रीक चर्च का विघटन हो गया। इससे छात्रों को शिक्षा देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया। लेनिन ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उसमें कुछ नए महत्वपूर्ण परिवर्तन व सुधार भी किए। पूर्वगामी रूसी सरकार द्वारा लिए गए समस्त सार्वजनिक ऋणों को स्थगित कर दिया गया तथा पहली बार सरकार द्वारा नियुक्त समस्त कर्मचारियों को पदच्युत किया गया। इस प्रकार लेनिन ने प्रशासन में एक नवीन पद्धति को जन्म दिया और रूस की समस्त परंपरागत सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया। गृह युद्ध अथवा रूस में आतंक का राज्य। यद्यपि बोल्शेविकों ने देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, फिर भी रूस की जनता ने सामूहिक रूप से इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण बोल्शेविक सरकार को अनेकों विरोधों का सामना करना पड़ा। केवल औद्योगिक नगरों में निवास करने वाले मजदूरों एवं ग्रामीण किसानों ने बोल्शेविकों का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन जमींदारों, व्यापारी वर्ग, पादरी वर्ग, पूंजीपतियों आदि ने व्यक्तिगत संपत्ति के आधार के हनन तथा विशेषाधिकारों को छीने जाने के कारण उनका विरोध किया। इसके अतिरिक्त जनतंत्रवादी और मेनशेविक भी लेनिन की नीति के विरोधी हो गए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता का मजदूरों की तानाशाही की बलि वेदी पर बलिदान किए जाने के कारण रूस की जनता भी उनका विरोध करने लगी। बोल्शेविक सरकार ने अपने विरोधियों के विरुद्ध दमनात्मक एवं आतंकपूर्ण तरीकों को अपनाया। एक विशेष क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई जिसे चेका कहा जाता था। इस अदालत के द्वारा लगभग 10,000 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया। जुलाई 1918 में जार निकोलस को उसके समस्त परिवार के साथ गोली मार दी गई। ये दुखांत घटना रूस के इतिहास में लाल आतंक, रेड टेरर के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार रक्तिम तरीके से बोल्शेविकों ने विनाश को पूर्ण किया और पुरातन सामंत वर्ग की भावनाओं को चूर चूर किया। पृष्ठ 145। डेविस थॉमसन ने लिखा है, गृह क्षेत्र में चेका ने आतंक की नीति का अवलंबन किया। इसने 1793 ईस्वी के फ्रांस के आतंक के राज्य से भी अधिक नृशंसता का परिचय दिया। अत्यधिक निर्दयता एवं हत्याकांड के द्वारा वे सामंतों की प्रतिक्रिया के तत्वों को नष्ट करने में सफल रहे और दूसरे क्रांतिकारी आंदोलनों में बोल्शेविकों के प्रतिरोधियों को समाप्त करने में सफल रहे। रूस के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप। रूस की इस बदलती हुई स्थिति ने विदेशों में खतरे की घंटी बजा दी। पूर्व अध्यायों में हम पहले ही ये उल्लेख कराए हैं कि प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संसार में आर्थिक मंदी और राजनीतिक असंतोष व्याप्त हो गया था। पश्चिमी देश समाजवादी विचारधारा के रूस के समान पूंजीपति देशों से भयभीत हो गए थे, क्योंकि इस सरकार ने विश्व स्तर पर सामाजिक क्रांति का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए वे ये इच्छा करते थे कि बोल्शेविकों की सोवियत सरकार का अंत हो जाए। जब देश के जमींदारों, पूंजीपतियों और रूस के समृद्धिशाली पादरियों वर्ग ने सरकार का विरोध किया, तब रूस की आंतरिक कठिनाई व नाजुक परिस्थिति का मित्र राष्ट्रों ने लाभ उठाया और रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास किया ताकि वे बोल्शेविकों की सरकार को उखाड़ फेंके। इस कार्य हेतु उन्होंने रूस में 1918 से 1922 तक होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। सरकार से बदला लेने हेतु बोल्शेविकों के विरोधियों ने 4 मोर्चों की स्थापना की। अंग्रेजी व फ्रांसीसी सेनाओं ने बोल्शेविक विरोधी लोगों को खुलकर समर्थन प्रदान किया। अंततः युद्ध में बोल्शेविक सरकार को ही सफलता प्राप्त हुई, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं।
नंबर 1, रूस के मजदूरों और किसानों ने उन्हें पूर्ण सहयोग व समर्थन प्रदान किया। नंबर 2, प्रतिरोधी क्रांतिकारियों में आपस में अनेक विसंगतियां थी, इसलिए उनके लिए संयुक्त रूप से लंबे समय तक कार्य करते रहना कदाचित संभव नहीं था। नंबर 3, मित्र राष्ट्रों का सहयोग व हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं था और न ही पूरे मन से वे क्रांतिकारियों के साथ थे। उनके सम्मुख अनेक युद्धोपरांत समस्याएं सुलझाने के लिए थी, इसलिए वे रूस के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सैनिक अभियानों को चलाने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए 1919 ईस्वी में उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था। नंबर 4, विदेशी हस्तक्षेप ने रूस के राष्ट्रवादियों के मस्तिष्क को बदल दिया था। उन्होंने आपसी मतांतरों को भूलकर क्रांति विरोधी तत्वों के विरुद्ध बोल्शेविक सरकार को सहायता देना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 5, क्रांति विरोधी नेताओं में योग्यता का अभाव था। सोवियत संविधान। बोल्शेविक क्रांति की आगामी दिवस ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ने सोवियत सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा लेनिन के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमर्स का गठन किया। पृष्ठ 146। केंद्रीय कर्मचारी समिति ने एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसने जुलाई 1918 में सोवियत रूस के संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके अनुसार देश में सोवियत गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। सोवियत संविधान का मूल सिद्धांत सोवियतों से संबंधित मजदूरों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना था। सोवियतों अथवा कार्यशील व्यक्तियों की सभाओं का गठन प्रत्येक नगर व प्रत्येक गांव में किया गया। ये स्थानीय सोवियत अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे, जो प्रांतीय सोवियतों में उनका प्रतिनिधित्व करते थे। प्रांतीय सोवियतों में से ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स का चुनाव किया जाता था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस इस संगठन की सर्वोच्च इकाई थी। ये केंद्रीय सरकारी समिति का चुनाव करती थी। ये संपूर्ण प्रशासन की नियंत्रक संस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य कैबिनेट के लोगों का चुनाव करना था। चुनाव पद्धति कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर आधारित थी। यद्यपि रूस के समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया था जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, परंतु प्रतिबंध ये था कि वे उत्पादक श्रम के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करते थे। पादरी, सामंत, जार के संबंधी जन और मध्यम वर्ग के अधिकांश व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। मतदान की पद्धति किसानों की तुलना में कार्यशील व्यक्तियों की अधिक अनुकूल थी। इस प्रकार रूस की प्रशासनिक शक्ति नवीन संविधान के अनुसार पूर्णतया बोल्शेविकों के हाथों में केंद्रित थी। लेनिन की नई आर्थिक नीति NEP। यद्यपि लेनिन अपने विरोधियों का दमन करने में पूरी तरह से सफल रहा, फिर भी वो रूस के पतनोन्मुख आर्थिक दशा से भयभीत था। वो एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। वो रूस की आर्थिक दशा में तुरंत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण सजग था, ताकि जनसाधारण के असंतोष को दूर किया जा सके। इसलिए उसने फिर से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौट जाने का निर्णय किया और 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा की। वस्तुतः ये नीति पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक समझौता थी। इसके माध्यम से कृषि, उद्योगों, कारखानों आदि में अनेक परिवर्तन किए गए। इस नीति की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, किसानों से अनाज की वसूलियाबी तुरंत बंद कर दी गई और इसके बदले निश्चित कर देने का आग्रह किया गया। नंबर 2, किसानों को खुले बाजार में अपने अनाज को बेचने की आज्ञा प्रदान की गई। नंबर 3, आंतरिक व्यापार से प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। नंबर 4, लघु पैमाने पर व्यक्तिगत कारखाने चलाए जा सकते थे और इनके स्वामी अपनी इच्छानुसार माल को बना अथवा बेच सकते थे। नंबर 5, केवल बड़े कारखानों पर राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को लागू किया गया था। नंबर 6, कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यक्तिगत फुटकर व्यापार की भी आज्ञा प्रदान की गई थी। नंबर 7, रूस में पूंजी का अत्यधिक अभाव था, इसलिए विदेशी पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर खेती व इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में लाभ व साझेदारी की रियासतों की आज्ञा प्रदान की गई थी। नंबर 8, अनिवार्य श्रम की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। पृष्ठ 147। लेनिन की नई आर्थिक नीति के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार बेंस ने लिखा है, रूस की आर्थिक व्यवस्था में राज्य समाजवाद, राज्य पूंजीवाद और व्यक्तिगत पूंजीवाद का विचित्र मिश्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेनिन की नई आर्थिक नीति से उत्पादन में प्रगति हुई, जिससे कृषि एवं कारखानों की दशा में पर्याप्त उन्नति हुई। यद्यपि इस व्यवस्था ने फिर से पूंजीवाद की स्थापना में बहुत सीमा तक योगदान प्रदान किया, फिर भी देश के अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर सरकार का नियंत्रण बना रहा, जैसे विदेशी व्यापार, बैंकिंग, खान उद्योग, जंगलात, रेलवे तथा बड़े उद्योग। लेनिन की मृत्यु।
लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के बाद कठोर परिश्रम किया। उसने समस्त समस्याओं का बहादुरी और साहस से सामना किया और नवीन व्यवस्था के लिए नया आधार स्थापित किया। ये वास्तव में नए रूस का सही अर्थों में निर्माता था, किंतु उसके भाग्य में अपनी उपलब्धियों को देखना नहीं लिखा था। अत्यधिक कार्य के बोझ के कारण वो बीमार पड़ गया और 21 जनवरी 1924 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लेनिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वो चरित्र का अत्यंत उच्च एवं भावना का बहादुर व उत्साही भी था। वो निश्चय ही संसार का एक महान दार्शनिक, योग संगठनकर्ता, कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी प्रशासक था। उसका नाम रूस ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास के पन्नों पर सदैव चमकता रहेगा। साम्यवाद में उसका दृढ़ विश्वास उसे सदैव साम्यवादियों के हृदय में अमर बनाए रखेगा और रूस को निम्न स्थिति की पराकाष्ठा की ओर ले जाने में उसके महत्वपूर्ण योगदान को संसार कभी भूल नहीं सकेगा। स्टालिन एवं उसकी उपलब्धियां। यद्यपि 1917 ईस्वी के बोल्शेविक आंदोलन का प्रमुख संचालक लेनिन था और वो ही पार्टी का निर्विवाद नेता भी था, फिर भी बोल्शेविक दल के सदस्यों में कुछ परस्पर मतांतर थे। कुछ सदस्यों एवं नेताओं को मान्यता थी कि साम्यवाद के सिद्धांतों के प्रचार एवं प्रसार के लिए एक विश्व स्तरीय आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। इस विचारधारा और दल का नेतृत्व ट्रोट्स्की के हाथ में था। लेनिन इस विचारधारा का समर्थक नहीं था। इस प्रकार लेनिन के जीवन काल में ही बोल्शेविक दल दो भागों में विभाजित हो गया था। स्टालिन का उदय। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद बोल्शेविक दल का ये परस्पर मतांतर पराकाष्ठा पर जा पहुंचा। लेनिन के उत्तराधिकारी के संबंध में ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि उसके बाद दल का नेतृत्व किसे सौंपा जाए। ट्रोट्स्की और स्टालिन के सम्मुख ये अत्यंत जटिल प्रश्न था। दोनों बोल्शेविक दल के प्रसिद्ध नेता थे और दल के नेतृत्व को प्रदान करना भी चाहते थे। ट्रोट्स्की लेनिन का अत्यंत वफादार साथी था। उसने युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर लेनिन की कैबिनेट में कार्य किया था। उसने नवंबर 1917 की क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करने तथा लाल सेना के गठन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसकी मान्यता थी कि बोल्शेविक दल को विश्व आंदोलन के लिए कार्य करना चाहिए। पृष्ठ 148। उसकी धारणा थी कि रूस में सामाजिक आर्थिक आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संपूर्ण संसार को शीघ्र साम्यवाद में परिवर्तित कर देना चाहिए। परंतु ट्रोट्स्की के विचार से बोल्शेविक दल के अनेक लोग सहमत नहीं थे। इस असहमत दल का नेता स्टालिन था। वो विश्व आंदोलन के स्थान पर देश में समाजवाद की स्थापना के पक्ष में था। वो राजनीति में अत्यंत व्यवहारिक था। उसकी मान्यता थी कि सोवियत रूस को एक समाजवादी समाज की स्थापना करनी चाहिए ताकि संसार के अन्य देशों के सम्मुख वो उदाहरण प्रस्तुत कर सके। वो सर्वप्रथम संपूर्ण संसार से पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के स्थान पर रूस के आर्थिक विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना अधिक उचित समझता था। स्टालिन साम्यवाद दल का मंत्री था, इसलिए दल के पूर्ण संगठन पर उसका नियंत्रण था। उसने ट्रोट्स्की और उसके अनुयायियों के विरुद्ध प्रचार किया। फलतः ट्रोट्स्की को युद्ध मंत्री के पद से हटा दिया गया। 1927 ईस्वी में उसे दल से भी निष्कासित कर दिया गया। स्टालिन एक उग्र राजनीतिज्ञ था। वो अपने विरोधियों को समूल नष्ट करना चाहता था। इसलिए उसने अंततः 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को रूस से निष्कासित करा दिया। ट्रोट्स्की अमेरिका चला गया, जहां मैक्सिको में 1940 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। ट्रोट्स्की के विचारों को अवैधानिक घोषित किया गया और उसके अनुयायियों को क्रूरता से कुचल दिया गया। इस प्रकार स्टालिन सही अर्थों में रूस का नया तानाशाह बन गया। स्टालिन की मुख्य उपलब्धियां। स्टालिन का उदय रूसी राष्ट्रीयता की क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयता पर विजय का स्पष्ट प्रमाण था। इस विजय के बाद स्टालिन ने अपने देश को सुदृढ़ बनाने एवं सभी क्षेत्रों कृषि, कारखाने, शिक्षा, धर्म और आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। पंचवर्षीय योजना। 1925 ईस्वी में देश की आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने लंबी अवधि की पंचवर्षीय योजना के निर्माण की संस्तुति की, जिसके अंतर्गत 1928 ईस्वी से अगले 5 वर्षों तक के देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की भावी रूपरेखा का उल्लेख किया गया था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक आत्मनिर्भरता थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई थी। नंबर 1, कृषि का राष्ट्रीयकरण। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए स्टालिन ने सर्वप्रथम कृषि के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। व्यक्तिगत रूप से कृषि कार्य को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया और समस्त कृषि योग्य भूमि 2 भागों में बांट दी गई। नंबर 1 सरकारी कृषि और नंबर 2 सामूहिक कृषि।
सरकारी कृषि का उद्देश्य खाली और बंजर पड़ी भूमि को कृषि के अनुकूल बनाना था और सामूहिक कृषि को छोटे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और संयुक्त रूप से सहकारिता के आधार पर कार्य करने के लिए प्रारंभ किया गया था। छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में संयुक्त करके बृहत्तर रूप प्रदान किया गया था। व्यक्तिगत कृषि को पूरी तरह से निषेध घोषित कर दिया गया था। उन समृद्धशाली किसानों से खेती कराने का अधिकार व भूमि का स्वामित्व वापस ले लिया गया था जो व्यक्तिगत रूप से अपने कृषि कार्य को करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने इस विषय में सरकार की नीति का विरोध किया, उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए और अन्य प्रकार से उनका दमन किया गया। पृष्ठ 149। इसके विपरीत सहकारी एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन प्रदान किया गया तथा सरकार ने करों में रियायत तथा ऋण की सुविधाएं देकर लोगों को सहकारिता की ओर आकर्षित किया। सामूहिक खेती के प्रबंध का दायित्व सभी सदस्यों की एक प्रबंध समिति को प्रदान किया गया। प्रत्येक किसान को उत्पादन आय का कुछ निश्चित भाग सरकार को देना पड़ता था और शेष भाग को वह स्वतंत्र रूप से खुले बाजार में बेच सकता था। कुल लाभ में किसान का भाग उसके श्रम के अनुपात और किस्म के अनुसार होता था। नंबर 2, कारखानों का राष्ट्रीयकरण। पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए कारखानों का पुनर्गठन नितांत अनिवार्य था। हम उल्लेख कर चुके हैं कि लेनिन ने अपनी नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा कर दी थी, जिसके अंतर्गत लघु स्तर पर व्यक्तिगत संस्थाओं को कार्य की आज्ञा प्रदान कर दी गई थी। इसलिए ये आवश्यक था कि लघु उद्योगों को मान्यता प्रदान की जाए। व्यक्तिगत कारखानेदारों को अपने ट्रस्ट बनाने के लिए बाध्य किया गया था। कुछ समय के बाद इन ट्रस्टों को 19 बड़े सिंडिकेटों में सम्मिलित कर दिया गया था, जो लघु उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सक्षम घोषित किए गए थे। उन्हें ये भी शक्ति प्राप्त थी कि वे ये देखें कि पंचवर्षीय योजना को लघु उद्योगों पर पूरी तरह से लागू कराएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना व औद्योगिक मशीनरी का विकास करना था। निसंदेह इस क्षेत्र में ये योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। कोयला, लोहा और पेट्रोलियम पदार्थों के कच्चे माल का उत्पादन पहले से दुगना हो गया था तथा बिजली की वस्तुओं का उत्पादन तिगुना हो गया था। विशाल कारखानों, ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर प्लांट्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ था। नंबर 3, शिक्षा की उन्नति। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निरक्षरता को दूर करना एक महत्वपूर्ण विषय था। बोल्शेविक सरकार राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन की सफलता के लिए बौद्धिक आंदोलन को अनिवार्य समझती थी। लेनिन ने एक बार कहा था, साम्यवादी आर्थिक योजना बौद्धिक क्रांति के बिना संभव नहीं थी। प्रत्येक श्रमिक और उसके बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्टालिन ने 16 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की। सभी स्कूलों पर साम्यवादियों का कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। स्टालिन की सरकार को अपने उद्देश्य अशिक्षा को दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त हुई। 1914 ईस्वी में रूस की लगभग 73% जनता अशिक्षित थी, किंतु 1932 ईस्वी में वहां केवल 9% लोग ही अशिक्षित रह गए थे। योजना का उद्देश्य केवल अशिक्षा को दूर करना ही नहीं था, अपितु लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना भी था। अनेक ऐसी तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई जो छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करती थी। जो इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की थी। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। पृष्ठ 150। नंबर 4, धर्म। मार्क्स की विचारधारा के अनुयायी होने के कारण बोल्शेविक लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी मान्यता थी कि धर्म लोगों के लिए एक नशा है, वो एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को वर्तमान बुराइयों से अलग होकर आगामी संसार में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रूस का पुराना रूढ़िवादी चर्च सदैव जार शासकों की तानाशाही का समर्थन किया करता था। इसलिए बोल्शेविकों ने इस चर्च को समूल उखाड़ फेंकने का निर्णय किया था। 1918 ईस्वी में लेनिन ने इस ओर पहली बार कदम उठाया, जब चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था और पादरियों द्वारा बच्चों को शिक्षा दिए जाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। स्टालिन ने भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य किए। वो भी धर्म से घृणा करता था, इसलिए उसने धर्म को हतोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। पादरियों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। जब उन्होंने विद्रोह करने का प्रयास किया, तब उन्हें बंदी बना लिया गया। उनमें से अधिकांश को मृत्युदंड दिया गया। चर्च की इमारतों को अजायब घरों और क्लब घरों में परिवर्तित कर दिया गया। साम्यवादी दल के सदस्यों को प्रार्थना के लिए भी चर्च में जाने की आज्ञा नहीं थी, किंतु सब व्यक्तियों को अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।
इस प्रकार निसंदेह पंचवर्षीय योजना रूस के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, किंतु स्टालिन को इसमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इतिहासकार बेंस ने इस संदर्भ में लिखा है, इन सब का अवश्यम भावी परिणाम ये हुआ कि निर्धारित उत्पादन की कीमत में कमी, श्रम में अत्यंत कुशलता और उत्पादित वस्तुओं के सुधार के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार लैंगसम ने स्टालिन की प्रथम पंचवर्षीय योजना की आलोचना करते हुए लिखा है, अपने दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना असफल रही। नंबर 1, उत्पादन के मूल्यों में कमी करना और नंबर 2, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। वस्तु के स्तर की कीमत पर उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही थी। अन्य पंचवर्षीय योजनाएं। समस्त आलोचनाओं के बाद ये भी कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक थे। उसकी सफलताओं को देखकर देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने का विचार आया, जिसका कार्यकाल 1932 से 1937 तक निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक बल उत्पादित वस्तुओं की किस्म पर दिया गया था, जिसकी ओर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सरकार ने उन वस्तुओं के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता गरीब व्यक्तियों को पड़ती थी। इस समय कच्चे माल के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। कृषि के क्षेत्र में सामूहिक खेती को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया। किसानों को अधिकार प्रदान किया गया कि वे सरकार के हिस्से का अनाज कर के रूप में जमा करने के बाद शेष अनाज जहां चाहे स्वतंत्र बाजार में बेच सकते हैं। पृष्ठ 151। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1938 से 1942 में देश को कृषि एवं कारखानों की दृष्टि से इतना अधिक शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया गया कि वो उत्पादन और तकनीकी दृष्टि से संसार के महत्वपूर्ण पूंजीपति देशों से भी आगे निकल जाए। कृषि व कारखानों की दृष्टि से 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में आश्चर्यजनक प्रगति हुई और रूस खाद्यान्न की दृष्टि से पूरी तरह आत्मनिर्भर देश बन गया। सोवियत रूस का नया संविधान। 1918 ईस्वी में लेनिन ने देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया था। 1936 ईस्वी में स्टालिन ने इस संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस संविधान को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के संविधान के नाम से जाना जाता था। 11 गणराज्यों ने इस संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था और इन गणराज्यों को अपनी इच्छानुसार संघ से अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया था। स्टालिन द्वारा लागू किए गए इस संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं थी। संसद अथवा सर्वोच्च सोवियत। रूसी सोवियत कांग्रेस को समाप्त कर दिया गया था और राज्य की सर्वोच्च शक्ति सोवियत संसद में निहित कर दी गई थी, जिसे सर्वोच्च सोवियत के नाम से जाना जाता था। इसमें 2 भवन थे। नंबर 1 सोवियत ऑफ द यूनियन और नंबर 2 सोवियत ऑफ द नेशनलिटीज। प्रथम भवन की सदस्य संख्या 570 थी, जिनका सीधा जनता द्वारा 4 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता था। द्वितीय सदन सोवियत ऑफ द नेशनलिटीज में भी 570 सदस्य होते थे, किंतु इनका चुनाव नेशनलिटीज के उन मतदाताओं द्वारा किया जाता था जिन्होंने सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सदस्यता को स्वीकार कर लिया होता था। प्रेसिडियम। किसी भी व्यक्ति को राज्य का प्रधान नहीं बनाया गया था। ये पद एक सभा को दे दिया गया था, जिसे प्रेसिडियम कहा जाता था। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, 9 उपाध्यक्ष, एक सचिव और 24 सदस्य होते थे। सभा के प्रधान को अध्यक्ष अथवा सभापति कहा जाता था। इसका चुनाव सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता था। काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमर्सेस। ये राज्य की वास्तविक कार्यकारिणी संस्था थी। इस सभा का प्रत्येक सदस्य प्रशासन की एक शाखा या विभाग का प्रधान होता था। ये सभा अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती थी। स्टालिन की विदेश नीति। स्टालिन के उद्देश्य से पूर्व रूस के अन्य देशों से संबंध अच्छे नहीं थे, किंतु स्टालिन के उदय के साथ साथ विदेश नीति के क्षेत्र में एक नए युग का आगमन हुआ। उसने ये अनुभव किया कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि विदेश के साथ मधुर संबंध बनाए जाएं। उसने रूस के पुनर्निर्माण के लिए सभी साधनों का उपयोग करने का संकल्प किया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की स्थापना के बिना संभव नहीं था। उसके अतिरिक्त स्टालिन को रूस के औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूंजी तथा विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसलिए स्टालिन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना था और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा करना था। विदेश नीति के क्षेत्र में स्टालिन की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। पृष्ठ 152। नंबर 1 1928 ईस्वी में यूरोप की कुछ बड़ी और छोटी शक्तियों ने कैलंगो-ब्रिया पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और युद्ध की नीति को त्यागने का वचन दिया।
रूस ने भी 1929 ईस्वी में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। नंबर 2, 1931 से 1932 में रूस ने अपने पड़ोसी देशों फिनलैंड, पोलैंड, फ्रांस, अफगानिस्तान, एस्टोनिया आदि से अनआक्रामक समझौता कर लिया। नंबर 3, स्टालिन राष्ट्र संघ के साथ भी सहयोग की नीति को अपनाना चाहता था। प्रारंभ में रूस राष्ट्र संघ का घोर विरोधी था। बोल्शेविक इस संगठन से घृणा करते थे और उसे वर्साई की उत्पत्ति और नितांत शर्मनाक संधि कहते थे। किंतु समय के साथ साथ उसके इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। चूंकि स्टालिन शांति को सर्वाधिक महत्व देता था और वो जर्मनी और जापान की आक्रामक कार्रवाइयों से संदेह में पड़ा हुआ था, इसलिए उसने राष्ट्र संघ के प्रति अपने पहले दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और सहयोग की नीति को अपनाया। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली तथा यूरोप के कुछ अन्य छोटे राज्यों के समर्थन से 1934 ईस्वी में रूस को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। नंबर 4, 1933 ईस्वी में सुदूर पूर्व में जापान के उदय के कारण अमेरिका और रूस में परस्पर संबंध मधुर हो गए थे और दोनों ने 1933 ईस्वी में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार कर लिया था और एक दूसरे के विरोध में प्रचार करना बंद कर दिया था। अमेरिका ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी थी। नंबर 5, 1935 ईस्वी में रूस ने जर्मनी की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति के विरोध में फ्रांस से परस्पर सहायता संधि कर ली, जिसके अंतर्गत दोनों ने विदेशी आक्रमण के अवसर पर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। नंबर 6, रूस ने इटली की अबिसिनिया की नीति का विरोध किया और राष्ट्र संघ को उसके विरोध में कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उसने इटली के ऊपर राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भी समर्थन किया, किंतु मित्र राष्ट्रों की उदासीनता के कारण वो कुछ भी करने में असफल रहा। नंबर 7, रूस ने स्पेन के गृह युद्ध में सक्रिय भाग लिया। उसने जनरल फ्रैंको के विरुद्ध गणतंत्रवादियों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया, किंतु मित्र राष्ट्रों ने स्पेन के गणतंत्रवादियों की कोई सहायता नहीं की। परिणामतः स्पेन में मित्र राष्ट्रों के असहयोग के कारण जनरल फ्रैंको की तानाशाही की स्थापना हो गई। नंबर 8, रूस हिटलर के विरुद्ध चेकोस्लोवाकिया की सहायता करना चाहता था, किंतु पश्चिमी शक्तियों ने रूस के इस प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक उन्होंने म्यूनिख समझौते के समय रूस को निमंत्रण तक नहीं दिया, जिससे रूस पश्चिमी देशों से असंतुष्ट हो गया। नंबर 9, 7 अप्रैल 1939 को रूस ने फ्रांस, इंग्लैंड व रूस के मध्य एक त्रिराज्य संधि का प्रस्ताव रखा, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पृष्ठ 153। नंबर 10, अब रूस अपने आप को यूरोप की राजनीति में पूरी तरह से एकाकी अनुभव करने लगा, इसलिए उसने जर्मनी के साथ एक संधि करने का प्रयास किया। यद्यपि यह एक अत्यंत कठिन कार्य था, किंतु रूस को अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई तथा रूस और जर्मनी के मध्य 23 अगस्त 1939 ईस्वी को एक अनआक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। ये समझौता 10 वर्ष के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस व रूस के मध्य जर्मनी विरोधी किसी समझौते की संभावनाएं समाप्त हो गईं। अब भविष्य में जर्मनी और पश्चिम यूरोप में होने वाले युद्ध में रूस तटस्थ रह गया था। इससे जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन की परस्पर मित्रता को गहरा धक्का पहुंचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टालिन ने यूरोप के देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। प्रारंभ में उसने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अवलंबन किया, जो फ्रांस व इंग्लैंड के साथ सहयोग की भावना पर आधारित था, किंतु मध्य यूरोप की परिवर्तनशील घटनाओं के कारण उसकी नीति में एक उग्र परिवर्तन आया। म्यूनिख समझौते के बाद उसे फ्रांस और इंग्लैंड के नेतृत्व पर विश्वास समाप्त हो गया। अतः अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए उसने हिटलर के साथ द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ से पूर्व एक तटस्थता की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। इस प्रकार रूस के हितों की सुरक्षा के लिए स्टालिन ने हर संभव प्रयास किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2, रूस के पुनर्निर्माण में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, स्टालिन कौन था? रूस के आंतरिक एवं वैदेशिक विकास के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1917 की क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक स्थिति का विवरण दीजिए। प्रश्न 2, 1917 की क्रांति पर बौद्धिक जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था? प्रश्न 3, लेनिन की नई आर्थिक नीति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4, स्टालिन के कार्यकाल में रूस में शिक्षा के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? नंबर 1, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। नंबर 2, जार निकोलस प्रथम। नंबर 3, जार निकोलस द्वितीय। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा नंबर 3, जार निकोलस द्वितीय।
प्रश्न 2, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? नंबर 1 मेरी अंतायनत, नंबर 2 ट्यूडर, नंबर 3 एलेक्स, नंबर 4 जोजेफाइन। सही उत्तर है नंबर 3 एलेक्स। प्रश्न 3, रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति के सफल होने तथा जार निकोलस द्वितीय द्वारा राज सिंहासन त्याग देने के पश्चात गठित की गई अस्थायी सरकार का प्रधान कौन था? नंबर 1 प्रिंस लिवाव, नंबर 2 पाल मिल्युकांश, नंबर 3 केरेंस्की, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1 प्रिंस लिवाव। पृष्ठ 154। प्रश्न 4, रूस का क्रांतिकारी केरेंस्की किस दल से संबंधित था? नंबर 1 गणतंत्रवादी, नंबर 2 साम्यवादी, नंबर 3 राजतंत्रवादी, नंबर 4 समाजवादी। सही उत्तर है नंबर 4 समाजवादी। प्रश्न 5, नवंबर 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस के शासन की बागडोर किसके हाथों में आ गई थी? नंबर 1 स्टालिन, नंबर 2 लेनिन, नंबर 3 केरेंस्की, नंबर 4 टोरेस्की। सही उत्तर है नंबर 2 लेनिन। प्रश्न 6, लेनिन रूस का प्रधानमंत्री कब बना? नंबर 1 1917 ईस्वी, नंबर 2 1918 ईस्वी, नंबर 3 1919 ईस्वी, नंबर 4 सभी तिथियां गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 1 1917 ईस्वी। प्रश्न 7, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? नंबर 1 1921 ईस्वी, नंबर 2 1922 ईस्वी, नंबर 3 1924 ईस्वी, नंबर 4 1927 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 3 1924 ईस्वी। प्रश्न 8, टोरेस्की की हत्या कब की गई थी? नंबर 1 1940 ईस्वी, नंबर 2 1942 ईस्वी, नंबर 3 1932 ईस्वी, नंबर 4 1935 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 1 1940 ईस्वी। पृष्ठ 155।